समाचार के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सैन्य बलों के लिए 38,900 करोड़ रुपए के आवश्यक रक्षा उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई इस बैठक में उत्पादों के स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। इन प्रस्तावों में भारतीय उद्योगों से 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी शामिल है। नई मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को घर पर ही पृथकवास में रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। देश भर में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्या में पता चलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन रोगियों के घर में पृथकवास की सुविधा होनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग रोगी और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को उचित जांच के बाद ही घर पर पृथकवास की अनुमति दी जाएगी। ऐसे कोविड रोगियों की देखभाल करने वालों और घनिष्ठ संपर्क में आने वालों को डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड संक्रमित रोगियों में गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तत्काल डॉक्टर की सलाह जरूरी है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि रोगियों को लक्षण उभरने के 10 दिन बाद 3 दिन तक बुखार न रहने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। मंत्रालय ने घर पर पृथकवास वाले रोगियों की निगरानी के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए हैं। राज्य और जिला प्रशासनों को कहा गया है कि वे अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों और निगरानी दस्तों के जरिए रोजाना ऐसे रोगियों का ध्यान रखें। इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हर मामले की चिकित्सा स्थिति की निगरानी करेंगे और परिवार के सभी सदस्यों और संपर्क में आए व्यक्तियों का परीक्षण और ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ समारोह और संवैधानिक संशोधनों पर सफलतापूर्वक मतदान के लिए बधाई दी है। श्री पुतिन ने कल टेलीफोन पर बातचीत में श्री मोदी ने भारत और रूस की जनता के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में मॉस्को में पिछले महीने की 24 तारीख को हुई सैन्य परेड में भारतीय दल के शामिल होने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे इस वर्ष अंत में होने वाले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए श्री पुतिन के स्वागत के प्रति उत्सुक हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने श्री मोदी को फोन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेष तथा रणनीतिक भागीदारी और बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा पर गतिरोध के लिए चीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केली मैकनेनी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर चीनी अतिक्रमण विश्व के अन्य भागों के बड़े हिस्से पर चीन के अतिक्रमण के अनुरूप ही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का वास्तविक चेहरा सामने आ गया है। पिछले कुछ महीनों में चीन की आंतरिक स्थिति और एशियाई क्षेत्र में गतिविधियों को देखते हुए श्री ट्रंप ने ये टिप्पणी की है। चीन ने पिछले 2 महीनों में हांगकांग में दमनकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर उसकी स्वायत्तता कम कर दी है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम जैसे देशों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई है। सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश भर के गांवों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने के लिए 19 लाख कनेक्शन दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण विपरीत कार्य परिस्थितियों के बावजूद राज्यों के समन्वित प्रयास से ऐसा संभव हो पाया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन को लागू करने के लिए चालू वर्ष में राज्यों को 8,000 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। ये भी कहा गया है कि जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से निपटने में संघर्ष कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल देने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन समयबद्ध तरीके से राज्यों के साथ मिलकर हर घर जल का लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों से उबरने में मदद के लिए जूनियर वकीलों को 2 वर्ष तक प्रतिमाह 3,000 रुपए देने की घोषणा की है। तमिलनाडु बार काउंसिल लंबे समय से सहायता राशि देने की मांग कर रहा था।
तमिलनाडु सरकार वकीलों के लिए एडवोकेट वेलफेयर योजना लागू कर रही है। अभी तक इस योजना के तहत किसी वकील की मौत होने पर उसके परिवार को 7 लाख रुपए दिए जाते रहे हैं। अब इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें युवा वकीलों को अगले 2 सालों तक हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि स्वतंत्र रूप से वकील के रूप में काम शुरू करने के लिए युवा वकील को 3-4 साल तक आर्थिक सहायता दिया जाना आवश्यक है। पूर्णबंदी के कारण अदालतों में काम नहीं चल रहा है, इसलिए जूनियर वकील कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये भी संभावना है कि युवा वकील दूसरा धंधा अपना लें। उन युवा और नए वकीलों को सहयोग देने के लिए सरकार मासिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवाओं की खोज के लिए वर्ष 2020 की हैकाथॉन प्रतियोगिता का कल संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है और देश या विदेश से कोई भी इसमें भाग ले सकता है। इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि दवाओं की खोज की ये हैकाथॉन देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है और इससे दवाओं की खोज को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को इसमें भाग लेने को प्रेरित करने के लिए इसे इस क्षेत्र के दुनिया भर के पेशेवर, विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और शैक्षिक संकाय के सदस्यों के लिए खुला रखा गया है। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रतियोगिता में संगणनाओं पर आधारित औषधि खोज की संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस प्रतियोगिता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE दवाओं के संभावित अणुओं की खोज करेंगे, जबकि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान परिषद CSIR इन अणुओं का संश्लेषण और प्रयोगशालाओं में परीक्षण करेंगे। इस हैकाथॉन प्रतियोगिता का उद्देश्य सार्स और कोविड जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाओं का पता लगाना और उनका जैव परीक्षण करना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा कि ये कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों के हितों की रक्षा करेगा। आजकल 2 सी चल रहा है, एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो LOC है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। भारत और चीन अपने सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति सामान्य बनाने के लिए स्थापित राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों ने पिछले महीने की 6, 22 और 30 तारीख को बातचीत की थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्राइमरी की कक्षाओं के लिए 8 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इसमें बच्चों को घर पर ही रहकर शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का उपयोग कर पढ़ाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। कैलेंडर का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, बच्चों के माता पिता और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को ऑनलाइन सीखने और सिखाने के साधनों के जरिए कोविड-19 से निपटने के सही तौर तरीकों की जानकारी देना और बेहतरीन नतीजे हासिल करना भी शामिल है। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इन दिशा निर्देशों से सोशल मीडिया जैसी विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मनोरंजक तरीके से शिक्षकों, माता पिता और बच्चों को उनके घरों पर ही शिक्षा और सूचना दी जा सकेगी। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के तटीय जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है और अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का अर्थ होता है कि अधिकारियों को खराब मौसम से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग की वरिष्ठ निदेशक शुभांगी भुट्टे ने कहा, कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में आज अलग थलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कोंकण के ही रायगढ़ जिले में शनिवार को भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई में भी अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग की गणना के अनुसार 24 घंटों में 64.5 मिलीमीटर और 115.5 मिलीमीटर के बीच होने वाली बारिश को भारी वर्षा माना जाता है, जबकि 115.5 mm और 204.5 mm के बीच होने वाली बारिश को बहुत भारी माना जाता है। और अगर ऐसी बारिश केवल 24 घंटों में होती है तो उसे अत्यधिक भारी वर्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सोनाली खटाड़ पाटिल, आकाशवाणी समाचार। कोविड-19 ने शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से कक्षा शिक्षण कार्य में गतिरोध उत्पन्न कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने इस समस्या को दूर करने के लिए कक्षा से घर पर शिक्षण प्रणाली विकसित की है। इसके जरिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए अध्यापकों के व्याख्यान और निर्देश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इस ऐप का नाम मोबाइल मास्टर जी है। ये ऐप ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए काफी मददगार होगा। एक रिपोर्ट। कानपुर आईआईटी की इमेजिनरिंग लेबोरेटरी ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो क्लासरूम में टीचर द्वारा दिए जा रहे लेक्चर को उनके स्मार्टफोन की मदद से रिकॉर्ड कर सकता है। मोबाइल मास्टर जी नाम का ये उपकरण क्लासरूम के वीडियो को कई तरीके से रिकॉर्ड करता है। ये बेहद हल्का है और इसे किताबों के साथ लगाकर छोटे बच्चों को आसानी से कोई भी पाठ पढ़ाया जा सकता है। विभाग के डॉक्टर अमनदीप सिंह ने आकाशवाणी को बताया, सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि जो एग्जिस्टिंग मोबाइल है टीचर्स के पास, वहीं से ही रिकॉर्डिंग करके टीचर घर से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। हम बुक से भी सीधा अंडरलाइन करके, मार्क करके, फोटोग्राफ कुछ भी है बच्चों को दिखाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो ब्लैक बोर्ड रिकॉर्डिंग है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन दोनों में काम करता है। इस तरह से महज कुछ मिनटों में मोबाइल मास्टर जी की पोजीशन बदली जा सकती है और पूरी रिकॉर्डिंग के जरिए ऑनलाइन क्लास को भी किसी आम क्लासरूम जैसा बनाया जा सकता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सिनेमा जगत की जानी मानी नृत्य निर्देशक सरोज खान का आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। वे 71 वर्ष की थीं। सरोज खान को पिछले महीने की 17 तारीख को सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद मुंबई में बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे मधुमेह और अन्य संबंधित बीमारियों से पीड़ित थीं। उनकी कोरोना वायरस जांच निगेटिव पाई गई थी। सरोज खान की अंत्येष्टि मुंबई में मलाड स्थित कब्रिस्तान में कर दी गई। माया नगरी में सरोज खान ने 4 दशक से अधिक समय तक 2000 से अधिक गीतों का निर्देशन किया। उनका बचपन का नाम निर्मला था। विभाजन के बाद उनके माता पिता भारत आए। उन्होंने 3 वर्ष की उम्र में बाल कलाकार के रूप में नजराना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। बाद में 1950 के दशक में उन्होंने नृत्य निर्देशक के रूप में काम किया। उन्होंने फिल्म कोरियोग्राफर बी सोहनलाल से नृत्य का प्रशिक्षण लिया। बाद में वे स्वयं कोरियोग्राफी की ओर उन्मुख हुई। उन्होंने 1974 में बनी गीता मेरा नाम फिल्म में स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। लेकिन 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली इस नृत्य निर्देशिका को प्रसिद्धि के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा। उन्होंने श्रीदेवी के साथ काम किया। 1987 में बनी मिस्टर इंडिया में हवा हवाई गीत और 1986 में नागिन, 1989 में चांदनी जैसी फिल्मों और 1988 में माधुरी दीक्षित के साथ तेजाब फिल्म के सुपरहिट गीत 1, 2, 3 से उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। म्यांमार में उत्तरी कच्छ प्रांत में पत्थर की एक खान दुर्घटना में 162 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार के दमकल विभाग ने बताया है कि पकांत में मलबे से 162 शव निकाले जा चुके हैं। इस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा और आकर्षक पत्थर खान उद्योग है। इस घटना में 54 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों के लापता होने की भी आशंका है। आपात कर्मियों को मलबे से शव निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों तथा म्यांमार की सरकार को संवेदना संदेश भेजे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस का एक दल 60 आपराधिक मामलों के हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए कल रात चौबेपुर थाना के अंतर्गत दिकरू गांव जा रहा था। जब ये दल अपराधियों के ठिकाने पर पहुंचने वाला था, तभी एक मकान की छत से उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। गोलीबारी में पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र मिश्रा,
3 उपनिरीक्षक और 4 सिपाही शहीद हो गए। घटना का ब्यौरा देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक HC अवस्थी ने बताया कि शायद इन अपराधियों को पुलिस दल के छापे का पता चल गया था। सूचना मिलने पर कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक कानपुर और कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य दल को घटना की जांच का काम दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। बैठक में श्री अमित शाह ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल कर अधिक नमूनों की जांच किए जाने पर जोर दिया। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 681 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि के होने के साथ ही कोविड-19 संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 33,999 हो गई है। इस दौरान 19 रोगियों की मृत्यु हुई। इन्हें मिलाकर राज्य में कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,888 पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 681 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक 202 मामले अहमदाबाद शहर से, जबकि 191 नए मामले सूरत में दर्ज किए गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 7,510 सक्रिय मामलों में से 68 मरीजों की स्थिति गंभीर है और वे वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटों में 563 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से अच्छे होने वाले मरीजों की कुल संख्या 24,601 हो गई है। राज्य में अब तक 3,88,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच कोविड-19 पर सरकार को सलाह देने के लिए गठित डॉक्टरों के विशेषज्ञ समूह ने कल मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के साथ बैठक की। उन्होंने लोगों के मन से मनोवैज्ञानिक भय को दूर करने और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों के सुझाव दिए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पीले रंग के कूड़ेदानों की व्यवस्था कर रहा है। ये कूड़ेदान हरे और नीले कूड़ेदानों के अलावा हैं और इनमें कोरोना से संक्रमित सामग्री को ही फेंका जा सकेगा। इंदौर देश के कोविड-19 से सबसे अधिक संक्रमित शहरों में से एक है। बिहार में बिजली गिरने और भारी वर्षा से हुई दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। 9 जिलों में इस तरह की दुर्घटनाओं में 14 लोग घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में बिजली गिरने से मरने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें राहत कार्यों में लगी हुई हैं। श्री शाह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना व्यक्त की है। और अब आज के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा तथा बौछार पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1-2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में आसमान साफ रहने और दोपहर बाद या शाम को बादल छाने का अनुमान है। और सिद्धार्थ, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां हैं। जी हाँ मुकेश, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो चीन से तनातनी के बीच रक्षा सौदे को मंजूरी की खबर सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, चीन से तनाव के बीच रूस से लौटे 33 जेट, जनसत्ता ने इसे भारत का बड़ा कदम बताते हुए शीर्षक दिया है 38,900 करोड़ की रक्षा खरीद पर मुहर। दैनिक जागरण लिखता है, सैन्य तैयारी तेज, वायुसेना को मिलेंगे 33 फाइटर जेट।
दैनिक भास्कर के अनुसार 248 अस्त्र मिसाइल भी खरीदने की इजाजत। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, जमीन से आसमान तक बढ़ेगी भारत की ताकत। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।